और उसके साथ आप कह रहे थे कि ये बीजेपी में गए फिर छोड़ दी, वो भी आपने देखा वो केस जो बना, एक महबूबा और दूसरे ये, और मैं बीच में दो पार्टनर के बीच में, है नहीं, दो पार्टनर के बीच में ये पिसा हमें, लेकिन मैं पिसता थोड़ी हूँ, इनको पता नहीं है ना, दोनों ने प्लान किया। गुलाम नबी भी पिसा था, वो एनसी वालों ने कहा था इस इतने बड़ी ये लंबी गर्दन इसकी नीची करो, लाल सिंह की टीट दिलाओ, इसको हराओ साथ खड़े होके, ये मुझे अंदर की बात सारी बाद में खबर लगी। इस आदमी को बर्बाद हुआ क्यों, वो भी बर्बाद हुआ, मैं बर्बाद हुआ, और स्टेट आज खत्म हो गई। स्टेट नहीं टूटनी थी भाई साहब, कभी नहीं टूटनी थी। अगर मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह उस समय बनता तो जम्मू कश्मीर के हालात और होते, जहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं बनती। मैंने कितनी कुर्सियाँ लेनी होती हैं, याद साहब को तो काफ़ी सारी कुर्सियाँ चाहिए होती हैं, जनरल सेक्रेटरी भी चाहिए होता है, प्रेसिडेंट भी बनना होता है, फिर उसको मिनिस्टर भी बनना है, फिर किसी स्टेट का इंचार्ज भी बनना है, कई मौका लगे तो चीफ मिनिस्टर भी बनना है, राज्यसभा भी रहना है, फिर लोकसभा भी लानी है यार। आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह जी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ से रेडियो में। बहुत मेहरबानी आपकी, आप आए। सर साहब बात करेंगे हम जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन हुए थे, डीडीसी जो कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी सारे सुहावने सपने दिखाए गए थे। बाद में जब जीतने के बाद में जब प्रोटोकॉल देने की बारी आई फिर उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। वहीं अगर हम बीजेपी के जो मेंबर्स जीत के आए थे वो भी उनका साथ देते हुए नजर आए, कैसे देखते हैं सबको? एक्चुअल लोग जुड़े, जो इन्होंने जोड़े हुए वो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, सीधी सी बात है। सेवा करना बड़ी दूर की बात है जी। सेवा बाई नेचर होती, बाई बर्थ होती है, और उसका प्रयास होता है, एक सोच होती है। आप सोचोगे कि मुझे ये बनाओगे तो उसको ये नहीं पता कि मैं बनूंगा तो बनूंगा किसके लिए और क्यों बनूंगा। ऐसा होता है, ऐसा आम होता है। अब लहरों का ज़माना है और प्रेशर का ज़माना है। अब जो भी बनेगा वो लोगों के बीच से बनने वाली बात तो रही नहीं है जी। जो अभी तक जो भी हो पाया है, फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके अभी तक जो इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में या कहीं भी, उन इलेक्शनों को आप देख रहे हो कि किस तरीके से हो रहे हैं। तो कौन लोग बनेंगे, और जाके उस इलाके के मुद्दों पे बात तो कोई होती नहीं, ना उस इलाके के बारे में किसी को समझ आया। और जो भी आदमी जीतता है, पहले भी यही होता है, लोगों के साथ तो धोखा होता रहा है। फिर कुछ दौर में हम लोगों ने भी जब सियासत शुरू की तो हमने कम से कम लोगों को ये इलाके और बताना शुरू किया कि इलाका कहाँ होता है, जी। तकलीफ़ क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। उससे पहले हमने खुद उनकी प्रॉब्लम को उठाया, कहीं पैदल चल के, पहाड़ चढ़ के, पहाड़ उतर के। इन लोगों को बने बनाए कड़ा खा रहे हैं, जब बनी बनाई मलाई खाओगे, बना बना खाओगे, उससे काम थोड़ी होगा यार। और वो सोचता मुझे क्या मिला। एक सरपंच एक दिन कह रहा था, लड़की थी वो, उसने कहा कि ये जो दस्तखत करवाने आए हैं मुझे क्या इसमें मिलना है, साइन करवाने वाला, मुझे बता मेरा क्या है, मेरा इसमें क्या है। हद है। फिर वो एक जगह और एक प्रोग्राम में कुछ लोग गए थे तो कहने लगे अभी हमें क्या इसका किराया मिलेगा वापस जाने का। यार ये लीडरी हो रही है, आप तो हिसाब में पड़े हो कि हमें क्या मिल सकता है। जी। हमने भी सियासत की, और आज तो अब देखोगे इसको डीडीसी के जो भी लोग जिनकी बात कर रहे हो कि एक पार्टी में रह के प्रचार किया, हमने पूरी इलाका जीत लिया, जो सारा कुछ जीत लिया। जब जीत लिया उस दिन हार हो गई, जिस दिन उन्होंने कहा कि हमें ना तनख्वाह कम है, हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, हमारा इंतज़ाम नहीं है। पता तो उस दिन लगा कि वो जीते हुए थे या हारे हुए थे। जी। अगर वो पर्टिकुलर पार्टी के विचारों से जीते थे तो वो विचारों पे रहना था ना। विचारों में अगर पैसे लिखे हैं तो फिर ठीक है, प्रोटोकॉल लिखा है तो ठीक है। तो फिर ऐसी बातें कैसे आ गई। तो वो फिर सारे लोग इकट्ठे होकर अपना प्रदर्शन, ये सारी बातें, हमें अफसोस लगता है कि सियासत को कम से कम इन चीज़ों के साथ मेल नहीं खाना चाहिए। अब 280 आदमी हैं, जी। तो आप 280 को ज़र्ब करोगे तो कितने पैसे मिल पाएंगे। उसके नीचे जो सरपंच है
वो थाउजेंड्स हैं, उनको क्या दोगे? और सरपंचेस जो लोग हैं वो अब देखो कि मैक्सिमम वो गांव में रहते हैं। बिल्कुल। ये जो चेयरमैन वगैरह बना दिए, बीडीसी। अब म्यूनसिपल कमेटी का उनको क्या अख्तियार है उस पर? कुछ नहीं है। और वो चेयरमैन बनेंगे ज़िला के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के, डीसी साहब उनके सेक्रेटरी बने हुए हैं। जी। तो धरना दे रहे हैं पटवारी हटाने के लिए। देखो ना, बात समझने वाली है। जब कह रहे हैं कि हम डीसी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, और एक कह रहा है कि ग्राम सेवक मेरा सेक्रेटरी है, तो म्यूनसिपल कमेटी वाला कह रहा है कि वो जो चेयरमैन बना है कि वो उसका सीईओ है, वो मेरा सेक्रेटरी है। तो फिर एक पटवारी के हटाने पर, पटवारी को जोर लगाने पर, फिर इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है लोगों को? फिर दूसरी नंबर माइंस मिनरल की बात करें तो वहाँ जाके ऑफिसरों के आगे एक नाले खोलने की, ये नाला खोल दो, नाला छोड़ दो, इसमें हमारा है, ये है, वो है, धरने प्रदर्शन, क्या है ये भाई? दस आज तो डेमोक्रेटिकली अगर कोई लोकतंत्र में इस समय जो पहरेदार हैं, इस समय जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कौन है इस समय? सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, बीडीसी वाले हैं और डीडीसी वाले हैं। अब उसके आप ऊपर मेंबर पार्लियामेंट है, बाकी तो कोई है नहीं इसमें, इस स्टेट में। जी। अब ये लोगों का काम नहीं चल रहा तो बाकी किसका क्या होना है? इनके पहले तो पर्सनल काम ही बड़े आगे हैं कि हमारी तनख्वाह क्या हो, हमारा पैसा क्या हो, हमारी घोड़ा कहाँ हो, हमारे पास गाड़ी कहाँ हो, ये चीज़ों पे आगे हैं। मुझे लगता है कि लोग रहेंगे उसी जगह, ये ठिकाने अपने बनाने के लिए सारे लोगों ने किया है। तो इलेक्शन का वैसे भी कोई मकसद नहीं था। जी। जब आप इलेक्शन करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी का प्रोटोकॉल क्या है। ये तो सरकार पहले तय कर दी है। जो सीट्स रिजर्व करनी होती हैं, चाहे वो चेयरमैन के लिए करनी है, किसी के लिए करनी है, तो जब इलेक्शन होता है उससे पहले चीज़ें सारी होती हैं। अब एमएलए इलेक्शन लड़ते हैं तो उसको बाद में बताया जाता है तेरा प्रोटोकॉल क्या है, तेरा क्या है। पहले तय चीज़ें तय है कि एक किसके लेवल का आदमी है और कहाँ तक ये काम करवा सकता है, तय है। तो ये चीज़ें आनन फानन इन्होंने ली हैं, मजाक से ली हैं, बना दो। जी। जी। अब ये नहीं पता लगा बनाने के बाद इनके पीछे पड़ गए। इनको थोड़ी पता था कि ये बनाएंगे तो हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे। वो पीछे पड़ गए, ये सोचते थे कि हमारा काम करेंगे, इनका कौन काम करेगा? जी। तो जिस डिपार्टमेंट के लिए सारी एजेंसी जो हैं, जो जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फ्रॉम पंच से सरपंच और बीडीसी और डीडीसी, ये सारे गांव के लिए बनाए गए हैं ना। बिल्कुल। और ये सबका पता करो कि गांव में रह रहे हैं, गांव में इनकी टूरिंग कितनी हुई, जीतने के बाद इन्होंने चक्कर कितने लगाए लोगों को, जीतने के बाद मुंह तक नहीं दिखाया। लोगों की शिकायत है इसकी बहुत ज़बरदस्त कि हमारे गांव नहीं आए ना, हमें हमारे साथ एक मैं जलसे में था, वहाँ कह रहे देखो सर, उनको कहने नहीं आ रहा था सर, इन्होंने वेलकम नहीं किया। मतलब कि इस तरीके से लोग बात कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि लोग कहाँ चले गए और ये लोग कहाँ घूम रहे हैं। तो जब आप गांव में नहीं जाओगे, इलाके में नहीं फिरोगे, लोगों से पूछोगे नहीं, तो आप करोगे क्या भाई दीदी? जब आपको एक गांव का पता ही नहीं होगा। इस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का मसला चला है। जी। जो सड़कें एक्सीडेंटली इंसिडेंटली जो रह गई थी, जो 250 की पॉपुलेशन के मुताबिक, अब वो रोड जो हैं सारी, उनके लिए प्लान बनना है। जी। और वो जो प्लान बनना है, उस प्लान बनाने के लिए इनको तो ज्ञान है नहीं। इलाका देखोगे तो पता लगेगा। फिर दूसरा नंबर एक और उसमें, फिर जब ये ख़त्म होती है तो इसके बाद वो सड़क बननी है किसकी? फोर्थ फेज़ में है कि जो कौन से फिर वो गांव इस पे नहीं चढ़ पाए। तो मैं देख रहा था कि कितनी बदनसीबी है कि कंप्यूटर डिसाइड करेगा। जो इन्होंने बनाया हुआ ना उसका एक खाका, जिसमें एक गांव 1.5 किलोमीटर एग्जाम्पल जी। जी। सड़क से दूर है, 1.5 किलोमीटर, वो कहते वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। क्या बात है यार! और 1.5 किलोमीटर जब आप उसको कनेक्टेड बोलते हो
तो 1.5 किलोमीटर सड़क वाला भी कनेक्टेड नहीं मानता अपने आप को, जो प्लेन इलाके का आदमी है। बिल्कुल। पहाड़ी इलाके का 1.5 किलोमीटर में एक बीच में 2 नाले पड़ गए, एक ब्रिज चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए। हद होती है कि जब प्लान करते हैं तो प्लानिंग सारे एक जंगसा नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग डिफरेंट होती है कि हिल एरिया जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन स्टेट की टोटली डिफरेंट टोपोग्राफी है। जी। आप इसकी टोपोग्राफी के साथ प्लेन वाले बिहार के साथ, यूपी के साथ, उन इलाकों के साथ मिलाओगे, कैसे पॉसिबल होगा कि लोगों को वो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। और फिर वो बच्चे जब क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए तो नाले हैं, तो नाला जो 1.5 किलोमीटर में रुका रहे, सारा दिन पानी चलता रहता है, क्रॉस करें तो बह जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि वो बच्चे पढ़ने के लिए बेबस हैं, और जो आदमी ने मजदूरी करनी है वो वहीं ढका पड़ा है। तो ये प्लानिंग करने से पहले इनको, मैं समझता हूँ, आप प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया, लेकिन सोच कहाँ है आपकी? कोई चीज़ हिंदी में लिखने में, उर्दू में लिखने में तरक्की हो जाती है क्या? कोई इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा हो जाती है कि बेजा स्पिरिट बन जाता है क्या? आपको एक्चुअल जो सच्चाई है उस पर स्टैंड करना चाहिए। जी चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब 370 और 35 से तोड़ा गया था, दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। क्या कश्मीर वालों ने तो वैसे ही अपोज किया था कि 370 और 35 से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जम्मू वालों ने उसका स्वागत किया था, 370 और 35 से टूट गया। क्या जम्मू में विकास हुआ? डेली वेजर्स का विकास हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई? क्या जम्मू वाले अब खुश हैं? देखो, सवाल यह है कि जम्मू वालों ने इसलिए इनका साथ दिया, एक तो पुलवामा केस हुआ था, आपको पता है। जी। वो तो राष्ट्रवादी लोग सोचते हैं कि इस समय देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लिया और इनको सीट्स मिली। और दूसरी नंबर बात जो है, घटना जम्मू कश्मीर का जो घटनाक्रम है वो क्या है, जो 47 के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाई, जिन मंत्रियों और मिनिस्टरों ने, जी। डोमिनेशन कश्मीर की रही, इसमें कोई दो राह है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि बिफोर 47 इन्होंने एनसी बनाई, आफ्टर 47 उन्होंने राय किया। जी। उन्होंने देश के साथ उसका तालमेल रहा, कांग्रेस के साथ रहा, लास्ट में तो डिफरेंट पार्टियों के साथ भी रहा। क्वेश्चन ये है कि साथ उनका नेशनल पार्टियों के साथ, नेशनल पार्टी ने उनका साथ दिया। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहाँ रीजनल पार्टी कोई नहीं थी जो उसका भी साथ होता, वो भी अपनी दिखाती। उन्होंने दिखा के जम्मू कश्मीर को अपने आप में बना के बताया कि हम ही जम्मू कश्मीर के मालिक हैं और बात होगी हमारे साथ। तो अच्छी बात है कि उनके साथ बात हो, लेकिन उन लोगों की गलती ये रही, उनको माननी चाहिए कि उन्होंने जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर दिया, आस्ता आस्ता इग्नोर करते रहे। जम्मू को डोगरा करके इग्नोर करते रहे कि डोगरे लोग हैं, इन्होंने हमारे राज किया है। फिर डोगरा लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 75 लाख से खरीदा, आज आपके पास पड़ा हुआ है। जम्मू के लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़के बाल्टिस्तान, गिलगितिस्तान, अस्करदू, लद्दाख, ये सारी जो सरहदें हैं चाइना तक जीता है। तो यही तो लोग हैं जिन्होंने किया है। आज दिल्ली भी सुरक्षित है, डर नहीं होता उसको कि बम दूर तोप डालेंगे, तो दिल्ली बड़ी दूर है। बिल्कुल। तो यहाँ से फौज जाएगी, फौज चल के जाएगी, दिल्ली बड़ी दूर है, पहले इतने इलाके क्रॉस करने पड़ेंगे। तो उससे ये सरहदें तो दूर किसने की है? जम्मू के इन लोगों ने की है। तो जम्मू वालों ने स्टेट बनाने में कोई कमी नहीं रखी, जम्मू ने देश बनाने में कोई कमी नहीं रखी। जब बारी आई सियासतदान जो ऊपर बैठे कश्मीर के, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। जब जम्मू और लद्दाख को, लद्दाख ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली, लद्दाख बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, उन्होंने हिल काउंसिल के लिए लड़ाई लड़ी और वो कामयाब हुए। जी। और जम्मू के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इनको यहाँ हिंदू और मुस्लिम का टीका लगना शुरू, हालांकि उधर भी लगा है, कारगिल में तो उधर भी लगा। उन लोगों को बहुत भड़काने की बात करी गई है। कश्मीर से कुछ लोग जाते थे जो उनको भड़काते थे और कहते थे कि आप वो अपने साथ लगाने की कोशिश करते थे। हालांकि जब सेब क्रॉस करना हो, जो सेब के पेड़ लगाए थे, तो उनके लिए बैरियर लगाया था कि यहाँ से क्रॉस करेगा सेब नहीं जाएगा, वहाँ जाएगा तो सेब क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा खराब, यहाँ बीमारी लग जाएगी कश्मीर के सेब को, अगर जम्मू लद्दाख का सेब जाएगा।
ये नफरतें थी, जी जी ये एक नफरतें थी उनके साथ। तो इसी के साथ लद्दाख ने बड़ा अच्छा किया, हिल काउंसिल ली और लेते लेते वो वापस यूटी पे पहुंच गए। मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने अपनी मर्जी से जिसके साथ भी तालमेल किया, उसके साथ ये बड़ी क्लियर बात की कि हम आपको बनाएंगे जरूर, आपके साथ सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये रही। तो वो मान जाते। उन्होंने कंडीशनली जिसके साथ तालमेल किया, कंडीशनल किया। जम्मू के लोगों ने अनकंडीशनल सहयोग किया, जिसका भी किया उसका नुकसान हुआ। अनकंडीशनल आप बात करोगे, क्योंकि पहले यूनाइट ही नहीं है, तो कंडीशनल कर ही हो सकता है, कर तो वही सकता है जो यूनाइट है। राइट हो बिल्कुल। ये बिखरे हुए हैं। एनसी ने जहां आके मुस्लिम आबादियों में अपना पांव जमाया, जी जो हमारे जम्मू के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना है, मिसफॉर्चुनेट कह लें। और दूसरा नंबर, और दिल्ली से जो लोग आए उन्होंने जम्मू वालों को अलग से टीका लगाना शुरू कर दिया। बजाय कि हम दो भाई यहाँ इकट्ठे घरे पले बैठे हुए थे, लड़ाई शुरू होगी। 2014 से लेके देखो, जब गुलाम नबी साहब ने इलेक्शन लड़ा, उस दिन से पहले बार हुआ कि हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन हुआ। जब मैंने इलेक्शन लड़ा उससे पहले 2009 में, 2004 में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इलेक्शन सीधा सीधा हुआ वोट सोच का। मैं जीता 2 बार। तो सवाल है कि उसके बाद ये चीज़ें ऐसी बढ़ गई, जो दूरियां उन्होंने पैदा की थी और कशीदगी बढ़ी। फिर उसी की वजह से 2 सीट्स फिर इनको मिली। जो 2 सीट इनको मिली हैं, लोगों ने दी। मैंने कहा पुलवामा भी है, वो पायलट की वापसी भी है, और जो मिट्टी पे गोले लगाए हैं वो भी है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो सारी चीज़ें लोगों ने उसको देखा। और दूसरा नंबर गुस्सा है कश्मीर के पॉलिटिशियनों के साथ कि इन्होंने हमारे 25% हिस्सा खाया। कहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में धोखा किया, कहीं इन्होंने रिक्रूटमेंट में जो खड़ी की आर्मर्ड पुलिस, उसमें 90% अपने भर्ती किए। कहीं इन्होंने सेक्टर की बारी की तो सेक्टर सारा का सारा इन्होंने भर दिया अपने लोगों से। तो ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर तकलीफ में थी। उन्होंने वो तकलीफ को उधर जाके मदद कर दी। पता अब लगा, अभी भी तो वैसा ही हो रहा है। पता अब लगा कि 25% या हिस्सा जाने के बाद आज तो 100% जा रहा है, हाथ से जा रहा है। लेकिन होना चाहिए, तजर्बा तो होना चाहिए ना। और उनको भी तजर्बा हो गया कि हमने इनके साथ बिगाड़ी थी, तो आज ये लोग हमारे साथ होते तो जम्मू कश्मीर टूटता क्या? नहीं टूट सकता था ना। स्टेट टूटी है तो ड्यू टू दिस, उनकी गलती से। और दिल्ली ने इसको इस्तेमाल किया है, हमें इंस्ट्रूमेंट बना के इस इलाके के लोगों को इंस्ट्रूमेंट किया है, यूज़ किया है। लेकिन अब जो लोगों को तवक्को थी, उम्मीद थी, वो माइनस है, ज़ीरो है। क्योंकि एक तो भाईचारा ब्रेक हुआ, वो उसको रेस्टोर करने की ज़रूरत है। हम कर रहे हैं, कोई वी आर ट्राइंग, और इस भाईचारे को स्ट्रांग करना है। और अपनी स्टेट को और कश्मीर के साथ तो गुजारा हो नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर के साथ इसलिए गुजारा नहीं हो सकता, फिर डोमिनेशन वैसी रहेगी तो जम्मू वैसे ही रुलता रहेगा। लद्दाख तो वहाँ से निकल गया। लद्दाख ने झूठी बना के अब डिमांड अगली आ गई है कि अब हमारी स्टेट में वहाँ इलेक्शन होंगे एमएलए के, वो भी तय हो गया, हो रहा है। दूसरा नंबर, लद्दाख वालों ने कहा है कि हमारी यहाँ ज़मीन और नौकरी कोई नहीं लेगा। तो ये बात, वो तो सुरक्षित हो गए, सिक्योर हो गए। हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। डोमिसाइल बना, 34 लाख महीना 1.5 महीना पहले का बना हुआ है, जिसमें 18 लाख आउटसाइडर है। अभी इलेक्शन होता है तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जम्मू की मेंबर पार्लियामेंट की सीट तो इनके हाथ से जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो ले जाएंगे इनकी सीट। तो सवाल है कि लोगों की अपनी पहचान बचाना मुश्किल हो गई है। कारोबार तो भूल जाओ, कारोबार तो बात की बात है कि कारोबार मिला, नौकरी में, नौकरी तो उन्होंने वैसे काटा मार दिया है, उन्होंने काटा मार दिया है। कई तो इनको डेली बेजरों को बोल रहे हैं ये तो लाइबिलिटी हैं, ये तो पाप है पुरानी गवर्नमेंट, पाप है पुरानी का। ये बच्चों को पाप कहते हो, लानत है मैं कह सकता है ऐसे लोगों पे। तो जिस दिन वोट था उस दिन कहा कि आप हमें वोट डाल दो तो आपको पक्का करेंगे। अब कह रहे हैं कि आपको सीएम बनाएंगे, हम बनेंगे तो फिर आपको करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों को अब लोगों को खुद समझ आना चाहिए। अब ज़्यादा बातों में लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के अंदर थोड़ी बहुत खारिश है तो थोड़ी हाथ से मल ले, हटा ले अपनी खारिश, लेकिन ये नहीं हटाएंगे आपकी खारिश, आपको कुछ नहीं करेंगे।
तो क्वेश्चन है कि जम्मू जो अपना डुग्गर प्रदेश है, कश्मीर प्रदेश है, और लद्दाख प्रदेश है, और सबकी अपनी अपनी पहचान है। सबकी पहचान सिक्योर रहनी चाहिए। पहचान से इस मुल्क की भी खूबसूरती है। इसको अगर हिंदुस्तान बोलते हो गुलदस्ता तभी होगा, गुलदस्ता ही नहीं होगा तो हिंदुस्तान चीज़ क्या है? जब एक ही फूल रहेंगे कि किसी मैदान में, किसी उस गमले में, तो वो कौन उसको करेगा पसंद? फूल सारे होंगे खिले, नीले पीले, सारे रंग कलरफुल होंगे सारे, आल बिल, और फिर अच्छे हिलते लगे, और पंच कितना अच्छा लगता है। तो उसको बना के रखने की ज़रूरत है हम जम्मू वालों को। इसलिए हमारी अपनी ही ये रिक्वेस्ट चल रही है कि एक तो जो गुस्सा आपने निकालना था निकाला, अब अपना पेट क्यों इसी को ही मार रहे हो? अब अपने आप को जोड़ने के लिए सारे यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, और एक होके अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड शुरू करो। सीधी सी बात है, हमने की है। जम्मू अलग स्टेट, बिल्कुल अलग स्टेट। कश्मीर अपनी अलग स्टेट मांगे, हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे अगर उनको हमारे लायक सेवा है तो बताएं। लेकिन जम्मू अलग स्टेट हम कहेंगे, क्योंकि वो उनमें आदत हो गई है, उनके स्वभाव में चला गया कि हमें डोमिनेट ही करना है। जम्मू का बेचारा कोई कश्मीरी भी यहाँ से जो आगे बसे हुए हैं सैकड़ों साल से, अगर वो वापस जाता है तो उसका कहते गुजर आ गया। तो हद हो गई है यहाँ के बंदे को, तो वैसे ही वो घर ही आ गया। ये क्या मतलब है? आप कितने स्पेशल हो? स्पेशल उधर रहें जो हम स्पेशल नहीं स्पेशल लोग हैं। हम अपना खुद की घर बनाएंगे अपना। हम सारे लोग सुमचान से लेके करेंगे, और पाडर से लेके करेंगे, नीचे से कीड़िया खनियाल से लेके, पुंछ से, रजौरी से, डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, हम सारे लोग यूनाइट होकर बात करेंगे। हमारे पास किसी की दया और किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हमारे पास रब की दी हुई कायनात है, और रब ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, उसको संभालने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे। हमारे पास एक दरिया ही है चनाब, जिसके 20,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है, और बाकी दरियाओं को डालोगे, नालों को डालोगे, तो हमारे पास 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल है। हमें ज़रूरत क्या किसी की इसे जलालत करने की, ना उधर ना इनकी। हाँ, देश में पहले हम यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अपने इलाके के, डोगरा है, कोई कश्मीरी है, उसके बाद हिंदुस्तानी है, उसके बाद एशियन भी हैं। क्या एशियन नहीं है क्या? हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है, वो भी है हम, और हम अपना कॉन्टिनेंट भी इकट्ठा देखना चाहते हैं। और जाके अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के यूरोप में जा रहे हैं, और अपने कॉन्टिनेंट सारे पूरे कॉन्टिनेंट्स के लोगों के साथ लड़ाई डाल दी है। कैसे चलेगा? जब अड़ोस पड़ोस घर रीचे में पास अगर हमारी यूनिटी नहीं रहेगी, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? वो कहाँ के कहाँ कंट्रियाँ हमारी चली गई, हम कहाँ पहुँच गए इस समय? हमारी प्रोग्रेस की जगह आए हमें ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं ना। ऑर्डर निकाला कि गवर्नमेंट की ज़मीन बेच दो, ऑर्डर निकाल दिया कि लोगों से गवर्नमेंट की ज़मीन छीन लो, ऑर्डर निकाल दिया कि जो इनके पास रोशनी की ज़मीन है छीन लो, इनके इंतकाल कर दो, ऑर्डर निकाल दिया लोगों के मकान तोड़ दो, लोगों की दुकानें तोड़ दो। ये हालत है। ऑर्डर निकाल दिया कि रेल बेच दो, रेलवे की कॉलोनियाँ बेच दो, ऑर्डर निकाल दिए कि वहाँ के 4 हाईवे बेच दो, ऑर्डर निकाल दिया कि आप नेहरू स्टेडियम जैसे बड़े बड़े स्टेडियम हैं दिल्ली में सेल कर दो, ऑर्डर निकाल दिए कि पवन हंस या जहाज एयर इंडिया सेल कर दो। अब मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें बिकने पे आ गई, हो क्या गया? आपने कोई फुलके ज़्यादा खाए? ज़्यादा मीट मसाला खाया? मैंने खाया? हमने क्या, मेरा और आपका क्या कसूर है? इस अवाम का क्या कसूर है? इसे कौन सी ऐसी ज़्यादा चीज़ खा ली जिससे हमारा देश बिकना शुरू हो गया? भाई, कौन सी प्रॉब्लम आ गई आपके आगे? और उसके बाद कानून ऐसे ठोकते जा रहे हो कि डेमोक्रेसी का सत्यानाश करते जा रहे हो। सर, ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पीला पंजा जो जम्मू में चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, स्मार्ट सिटी कहाँ है, कब से अनाउंस हुई थी, और ये हमारी 2 कश्मीर श्रीनगर और इसको कहा, क्या किया इसका? सड़कों में जाए खड्डे पड़े। और अब आप देखो, इस गवर्नमेंट के राज में कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, अब टाकियों वाली सड़कें बन रही हैं, टाकियों वाली पैचेस लगाए जा रहे हैं, टाकियाँ। अब हमारे जम्मू, ऐसे लगेगा कि जम्मू कश्मीर सबसे गरीब इलाका हो जाए। हमारे इलाके में ऐसा नहीं था, पूरी सड़क पड़ती थी, पूरी की पूरी जाती थी, 1.5 इंच सड़क पड़ रही थी। अभी सड़क क्या हो रही है?
टाकियाँ पड़ रही हैं और उद्घाटन कर रहे हैं टाकी का, जो है नहीं ये जिसके हम नाम ले रहे थे, कोई चेयरमैन, कोई दूसरा तीसरा, आके टाकियों के उद्घाटन कर रहे हैं। जी जी। क्या बात है। और जब टाकी कोई लगा के बेचारा जाता था तो कहते थे बड़ा गरीब है। हमारी स्टेट के, हमारे ज़िलों को आप गरीब पेश करते हो क्या? आपके पास पैसा टाकियों वाले लगाने का पैसा लगा तो पैसा ख़त्म कैसे हो गया? आपको इतनी ज़रूरत कैसे पड़ गई कि लोगों पे टैक्स कोई छोड़ा नहीं? कश्मीर से लेके यहाँ पे अपने जम्मू से ले ले, टनल से लेके यहाँ लखनपुर तक 4 तो लग गए, 4 टोल लगे हैं। और मुझे बताओ, GST, CST, इनकम टैक्स, दुनिया भर के सारे टैक्स और नए नए टैक्स, अब टैक्स का नाम बदल रहे हैं। एक टैक्स इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, अब कल थोड़ा टैक्स और आ गया, उसका नाम रखे विकास शुल्क, मत डेवलपमेंट टैक्स। क्या बात है इनकी, क्या बात है। फिर टैक्स भी आपने लगाए, सब कुछ किया, और महंगाई भी आपने बहुत कर दी। लोग इजी फील कहाँ से कर रहे हैं वो बता दें थोड़ा सा। वेयर इज द पीपल फीलिंग आ रही है, घर में फीलिंग आ रही है कि अच्छा हमें मिल रहा है। गैस इनकी कहाँ पहुँच गई? 950 रुपये। एक फरवरी महीने में 125 रुपये बढ़े उसके। आपका तेल कहाँ पहुँच गया? आपका प्याज कहाँ पहुँच गया? आपका आलू कहाँ पहुँच गया? ये किचन की हालत है। और उसके मसाले, उसकी दालें, और गिनती करोगे तो किचन को डूब गई किचन। इन्होंने किचन डबो दी। बताए ना क्या किया भाई दीवे? औरतों को पूछे, औरतें लड़ रही हैं सारी, घरों में क्लेश पड़ गए हैं, पैसे की तंगी है सारे हर घर में। डिमोनेटाइजेशन करके इन्होंने जो औरतों के पास 10, 20, 50 रुपये थे, हज़ारों रुपये लोगों ने जो छुपा के घर वालों से बचा के, सब्जी के पैसे से बचाए, दाल के पैसे से बचाए, कपड़े के दाज से बचाए, वहाँ से बचाए, बचा के जो रखे थे सारे एक्सपोज हो गए। आज सारे के सारे पैसे बैंकों में चले गए और बैंक वाले ने उसे खर्चा मांग लिया, और बैंक खर्चा मांग रहा था, उसके पैसे भी खत्म हो गए। आज जो छोटे छोटी उन्होंने बचत रखी थी वो बैंक में खर्च हो गई, और 2 करोड़ के करीब लोगों के अकाउंट खत्म हो गए। ये तो कहते धन जन योजना बनाई थी कि गरीब, कहते थे हम गरीब थे तो हमारे वो नहीं होता था, हमारा अकाउंट नहीं होता था, हमारा अकाउंट नहीं खुलता नहीं था, अकाउंट खोलने के लिए इतने पैसे चाहिए थे। तो हमने पहली बार ऑर्डर किया, हम सब गरीबों के अकाउंट खोल दो, कुछ पैसे भी डाल देंगे। अब पूछो तो सही, वो अकाउंट कहाँ चले गए? वेयर इज? वो कहता है जब भी मैं पैसे निकाला मेरे 21 रुपये निकाल लेते हैं। छोटी अमाउंट ना, गरीब आदमी है बेचारा, मेरे 21 रुपये चले जाते, लगता है 21 रुपये चले गए। फिर मैं कहता हूँ एक दिन पूछने गया तो मेरे पैसे नहीं हैं, क्या होगा? बैंक का खर्चा है। पहले बैंकों के खर्चे नहीं थे। पहले बैंकों को इसलिए ही 60 के करीब ये चीज़ें बनाई थी 1960 में, कि बैंक लाए गए थे, मजबूत किए गए थे, कुछ नेशनलाइज करते गए, कुछ आगे बढ़ते, इसलिए कि लोगों को, जो बड़े बड़े लाले लोग थे, गांव में थे, शहरों में थे, उनसे लोग सूद पे पैसे लेते थे। सूद बहुत लगता था, वो समझो आधा ही सूद चला जाता था पैसे का। पहले काटता था, पैसे रख लेता था, ये पैसे हैं, और तो 10 के पूरे कराता था। कई बार उसकी ज़मीनें चली जाती, उसके घर चले जाते थे। तो फिर ये गवर्नमेंट जब सरकारें बदली तो उनमें बदलाव आया कि बैंक लाएंगे। तो बैंकों को कहा कि आप सस्ता लोन दोगे, इनके ज़मीन नहीं छीनोगे, हैं, फिर उनको सब्सिडियाँ दी, और लोगों ने तरक्की की। लोगों के पास ट्रैक्टर आए, उनकी फसलें लगना शुरू हो गई, उनकी घोड़ा गाड़ियाँ बन गई, उनके पास मकान बनना शुरू हो गए। लोन मिलना, बैंक ने बड़ी मदद की है। जी जी। बैंक ने जो प्लानिंग थी। अभी थोड़े दिनों के बाद वही बैंक लोगों के पीछे पड़ गए, जो पहले लाला पड़ता था। लाला थोड़े फिर भी कोई लिहाज कर देता था, कोई चला जाता था उसके पास तो यार माफ़ी शाफी मांग के, ये तो उससे ऊपर चले गए। इनके साथ पुलिस जाती है, इनके साथ लोग जाते हैं, तहसील जाता है तहसीलदार, और जाके इनकी लोगों की ऐसी तैसी है। एक दिन में NPA लिखते हैं, दूसरे दिन में उसकी बोली कर देते हैं। पहले ये भी नहीं था, NPA भी नहीं होते थे अकाउंट, कई दिन केस लगे रहते थे। आज तो इतनी पोजीशन खराब है। मैं कहता हूँ अगर आपने सारे पैसे लोगों से छीन लिए तो फिर पैसे क्यों, लोगों पे टैक्स किस बात का? अगर आपने सब कुछ कर लिया तो फिर चीज़ें बेचने का मतलब क्या है? क्वेश्चन तो इस बात का है मेरा, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको ये पैसे इकट्ठे करके इलेक्शन ही लड़ने थे तो इलेक्शन तो पहले भी लड़े जा रहे थे,
हैं। इलेक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, इतने पैसे खर्चे जाएंगे, इतना खर्चा होगा, आप बताइए इतनी इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो सकती हैं क्या? इतने बड़े बड़े जलसे हो सकते हैं क्या? इतने बड़े खर्चे हो सकते हैं क्या? तो फिर वो खर्चे इलेक्शन कमीशन रखे, वो प्रॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल होते? व्हाट इज द मीन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? क्या हो क्या रहा है? बंदा कहीं किसी अदालत, किसी कचहरी, किसी जगह जाके जो उम्मीद होती थी कि जहाँ मेरा नहीं होगा तो मेरा मीडिया नहीं मेरी मदद करेगा, लोग पहले मीडिया के पास जाते, सुनाते, आपको सुनाते, खबर सुनाते। तो आप जब उसकी सुनाई नहीं होती, आप जाके वो मीडिया उधर ही चला जाएगा, तो लोग फिर कहाँ जाते? फिर लोग कोर्ट में जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। अब कोर्ट को भी, अब बिहार में जो कानून बना है उसमें तो कोर्ट चली गई पीछे। सीधा हो गया कि पहले था कि कोई आदमी किसी के पास जाता, ब्रंट लेके जाता, किस लेके जाता, अब पुलिस को कह दिया बिहार में जहां मर्जी घुस जाओ। मार मार के डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके चल रहे, देश की आज़ादी को बना के रखे हुए जो एमएलए थे, मेरे ख्याल उन्होंने औरतों को इतना मारा है, इतना जलील किया है, उन बंदों को मारा है। हद होगी यार। व्हाट द मीन ऑफ द लोकतंत्र? केजरीवाल साहब भी उस समय बड़े खुश थे, जैसे हमारी 370 तो टूटी और हमारी ये स्टेट टूटी, तो उन्होंने स्वागत किया। आज उनको भी पता लग गया कि उनका भी यो हाल हमारे जैसा हो गया है। हमारा तो सीएम बनना है। उनको पता लग गया कि जो पावर है, सरकार है, वो कौन होगी? वो होगा एलजी होगा। एलजी साहब सरकार होंगे और सीएम साहब सरकार नहीं होंगे, कोई प्राइवेट एजेंसी होगी, वो उनके साथ फाइल बना के भेजेगी, तो सरकार पास करे ना करे, मर्जी है। तो फिर एमएलए के इलेक्शन क्यों करवाने? लोकतंत्र की धज्जियाँ जितनी उड़ रही हैं, मैं कहता हूँ कि वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस बात के लिए, लोग खामोशी बस्ते में पड़ते रहेंगे तो नहीं चलेगा, खामोश बस्ता नहीं चलेगा। लोगों को बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी आप सबको। और ये जो मैं कहता हूँ, किसी भी पार्टी के लोग इसमें सुखी नहीं मान सकता। इवन के इनकी पार्टी के लोग भी अंदरों अंदर इस बात के लिए परेशान हो गए कि वो कह रहा है, और द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमारी अब, और ये 1935 1931 में एक कानून बना कि वायसराय और जो गवर्नर जनरल को पावरें दी जाएंगी, सारी पावरें वो सरकार होगी। तो उस ज़माने में राजे महाराजे, दूसरी तीसरी और देश सारा 1935 में लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो कानून वापस कराया। अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा, हालांकि सरकार अंग्रेजों की थी, वापस करवाया 1935 में। ये सेम बिल, सेम एक्ट, सेम कानून ला आज आपने दिल्ली में लागू कर दिया। इससे बू तो गुलामी की आती है। अगर गुलाम देश में जब ये केस, ये बिल लाया गया, उस ज़माने में लाया गया जब गुलामी थी। हम तो गुलाम थे ही नहीं, जम्मू वाले, कश्मीर वाले लोग। हम तो पहले भी आज़ाद थे, पहले भी हमारा कंट्री थी, अलग थे, सारा सिस्टम था, हैं। लेकिन जो पार, लखनपुर से पार के लोग थे, उन्होंने लड़ाई लड़के वो चीज़ लागू नहीं होने दी, वायसराय को पावर नहीं लेने दी, उसको गवर्नर जनरल को पावर नहीं लेने दी। और आज क्या हुआ? अब आफ्टर 47 इंडिपेंडेंस देश में, आज़ाद देश में गुलाम कानून दोबारा आ गया। क्या बात है काले अंग्रेजों, क्या कहाँ तक पहुँचाओगे इस देश को? क्या करना चाहते हो उस देश का? वेरी सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। चलो साहब, आम जनता की डिमांड पे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे। आप कांग्रेस में काफ़ी समय रहे, इलेक्शन भी लड़े, जीते भी, मंत्री भी रहे। क्या सोच के आपने बीजेपी ज्वाइन किया? क्या अच्छा लगा आपको? उनकी पॉलिसीज़ कौन सी अच्छी लगी, आपने बीजेपी ज्वाइन किया? और क्या चीज़ें वहाँ पे जाके आपको समझ में आई? आपने बीजेपी में भी जो है आप मंत्री रहे और वहाँ से आपने क्विट किया और अपनी बीजेपी में रहते हुए एक अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई और बाद में उसको पार्टी का रूप दे दिया। तो क्या कारण रहे इसके पीछे के? देखो, जम्मू को पार्टी चाहिए थी, जम्मू की अपनी पार्टी। और कांग्रेस गई, आपको पता है कि मेरी टिकट खुद छीनी, मैंने नहीं। उसके बाद मैं मई महीने तक कांग्रेस के साथ रहा जी। जब तक सरकार किसी की नहीं बनी। अगर मैंने जाना होता कांग्रेस छोड़ के, तो मैं मई महीने से, जब अगर मैं इलेक्शन की कैंपेन उत्तराखंड में कांग्रेस ने ड्यूटी लगाई थी, तो उस समय चला जाता जी। क्योंकि मैं एक लालची किस्म का इंसान नहीं हूँ कि किसी लालच के लिए कहीं जाऊँगा, किसी को छोड़ूंगा। असूलों पे बात होती है,
असूल पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो मर्जी हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, मेरा मेरा कुछ ना रहे, मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कर्म पे, कर्म करने पे। भगवान कृष्ण ने बड़ा क्लियर कट कहा है, तू कर्म कर, कर्म कर, तेरा काम है कर्म करना, और तू कर्म कर, तू लड़, स्ट्रगल कर, मैं देखूंगा तेरा क्या मैंने करना है। तो ना हमने कर्म सीखा है, और सच्चाई पे कर, और समाज के लिए कर, मुल्क के लिए, देश के लिए कर, दुनिया के लिए कर। जब तू ये करेगा, जब तू अपने लिए करेगा और लोगों पे जुल्म होते रहेंगे और तू अपने फायदे के लिए करेगा, और तेरे से ज़्यादा पापी बड़ा कोई नहीं होगा। ये गीता में बड़ा साफ सुथरा लिखा है। गीता जो ग्रंथ है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, आप पढ़ के देखेंगे उसको, ये पूरा कहता है वासुदेव कुटुंबम, पूरी दुनिया मेरा मेरा परिवार है। किसी भगवान जब ये कहता है और गीता ये कहती है, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि कर्म करिए। तो लाल सिंह कर्म करता है, और मैं कर्म पे यकीन रखता हूँ। और कर्म किसके लिए करना है? जिस समाज में रहना है, और सच्चाई के लिए करना है। जो अधर्मी लोग हैं उनके खिलाफ, और धर्म के हक में रहना हमेशा, मजहब के लिए नहीं, किसी जात और बरादरी के लिए नहीं। जो एक सारा समाज कैसे उठ सकता है, उसके लिए हमारा काम है, कर्तव्य है, हमें उस पर चलना है। मैं बड़ा भरोसा करता हूँ उन बातों पे जो भगवान जी ने कही हैं। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कमिटमेंट हुई, आप हटा दिया, टीवी पे आ गया, आपकी जो सिटिंग एमपी है उसकी टिकट ले ली गई, उसको एमएलसी बनाया जाएगा, उसको मिनिस्टर बनाया जाएगा। उस समय सरकार थी यहाँ, और जो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे वो गुलाम नबी आज़ाद लड़ेंगे। जब मैं पहली बार लड़ा तो इन्होंने लड़ लेना चाहिए था। जब मुझे मिनिस्टर था, यहाँ से क्यों हटाया? 14 महीने मिनिस्टर, लोग सोचते खरे 1400 साल रहा होगा, लगता है ऐसा है, कि काम ही ऐसा कर देता हूँ मैं, मेहनत करता हूँ। तो 2004 में गया, 9 तक रहा, 9 से फिर 14 तक रहा, 14 से सीट ले ली, फिर मुझे एमएलसी मिनिस्टर बनाना, फिर वो एमएलसी की सीट सड़ती रही ना, बनाया, फिर बात डिस्कशन हुई, फिर हमने सोचा बेटर है कि अकेली ज़िंदगी बसर करें। तो उस समय ऑप्शनें भी थी, लेकिन मन नहीं था। हम सोचते क्या किया जाए, तो बीजेपी वाले भी लाए, दूसरे भी, इवन के पीडीपी के मुफ्ती साहब से 2 बार मेरी, क्योंकि उनसे बड़ा प्यार था, 2 बार उनसे भी भेंट हुई। तो लेकिन अल्टीमेट लोगों ने कहा कि नहीं, कोई चेंज लाएंगे, जो मोदी साहब कुछ करेंगे, देश में कुछ होगा। इस समय आपको ऐसा है, अगर उन्होंने तो चीट किया है तो आप करिए। तो ये बात सारी हुई आपके सामने, कितना बड़ा जलसा, इतनी दुनिया का जलसा जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं, जो कठुआ में हमने किया। वो करके, वो सारा कुछ करने के बाद जब अंदर पहुँचे तो इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन भी लड़े, मिनिस्ट्री भी बने। 10 महीने के बाद मिनिस्ट्री चेंज हो गई। मैं ही एक आदमी था जिसकी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ख़त्म हुआ, और फॉरेस्ट में भेजा। मैं देखता रहा कि मुझे पराया समझ रहे हैं, बैठा तो इधर हूँ, लेकिन इनके अंदर कोई है नहीं। क्योंकि मेरा अपना सिस्टम है, तो हर बंदे को चाहता हूँ। मैं तो देखो, कोई भी समाज में किसी भी किस्म का इंसान है। अभी सुबह एक आया था, रब की कसम, एक रामबन से आया था, कहता मैं वहाँ से चला, मैं कैसे पहुँचा, सुबह ऐसे पहुँचा था, जूते उसने फटे हुए नीचे से, टोटल कपड़े भी बुरा हाल, देखा उसको, बात सुनी, तो उसको लाइट मांग रहा था कि डीसी साहब लाइटें बांट रहे हैं, उधर लाइटें बन रही हैं, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को मुझे नहीं दे रहे। तो ऐसे बेचारा किसी गाड़ी पे बैठ के आ गया, सियाना पेना आदमी को। तो उसको देखा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, लोगों को अभी भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है, लाल सिंह की है। उसके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मिलता नहीं, मेरे पास आ गए। तो उसने मेरे से जूता नहीं मांगा, उसने मेरे से खाना नहीं मांगा, उसने मेरे से चाय नहीं मांगी, भूखा हो मैं। ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो रात का चला हुआ सुबह यहाँ पहुँच गया, वो तो भूखा भी है, प्यासा भी है। ये तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर उस पॉलिटिशियन को ये समझ नहीं है, तो उससे लानत बड़ी क्या हो सकती है, राइट? तो चलो जो भी है नहीं हो,
उसको मैंने अपने लड़के का जूता भी डलवाया। मुझे लगा, मुझे तरस आया यार, क्या हो गया बंदा। मैंने उसको खाना भी खिलाया, मैं गया अंदर, उधर बिठा के खाना खिलाया है। वो मुझे उसने नहीं मुझे कहा, कोई कहेगी, उसने कहा मुझे भूख लगी है। एक क्वालिटी हमारे लोगों में है, हमारे लोग इतने गरीब हैं, सड़क पे भीख मांगते नहीं मिलेंगे। चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। वो मुस्लिम था, कश्मीरी था, रामन का। तो कहने का मकसद है कि हमारे लोग भीख नहीं मांगते, राइट। और हमें भीख मांगे बनाने की तैयारियां की जा रही। और जिस स्टेट में भीख नहीं मांगी जा रही उस स्टेट में भीख मांगे। यहाँ कोई भी सड़क पे जो होते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, जो एक मर्द और ना एक खुसरा बोल लो, कभी हमारी सड़कों में नहीं होते थे यहाँ। हमारे जो यहाँ के लोग थे, जो वो गांव में जाके अपना बच्चा होता है उसके घर में जाते हैं, वहाँ से करते हैं, उनका हम उसका अधिकार समझते हैं। लेकिन ये सड़कों पे नहीं होते थे। ये दिल्ली विली देखता था, मैं कल इधर देख रहा हूँ। ये हमारी तरक्की हो रही है। भिखमंगे इतने सड़कों पे आ गए हैं, हमारी तरक्की हो रही है। लखनपुर में, कठुआ में तो रवाज ही नहीं था भीख का, कोई बंदा ही नहीं मिलता था, बाहर वाला भी नहीं था। और लखनपुर सारा जो है, लखनपुर का टोल प्लाजा सारा भरा होगा उससे, हैं? क्यों? ये टोल वाले साथ ही ले आते हैं उनको। ये प्लान है, गैंग होता है। ये आपको बताऊं, ये मेरी समझ आ गई। मैंने टोल वाले को पूछा, भाई ये जो बंदे भीख मंगे तूने लाए हैं क्या? तो हाँ साहब हैं। मैंने कहा अच्छा, ये साथ ही ले आते हैं कि वो इकट्ठे रहते हैं, रात को कुछ भीख मांगते रहते, कुछ बैठे रहते, कोई सुरक्षा करते, गाड़ी घेर लेते हैं। बुरी हालत है यहाँ मेरी वाइफ बगैर सिक्योरिटी वो यहाँ थी, गई थी, तो वो तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो बैठी हैं, हमारे गाड़ी के लिए रोके, पैसे दो। आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा भाई आप सोच सकते हैं, पूरी की पूरी गाड़ी घेर ली। उन्होंने सोचा पूरी घेर ली। कोई बचाने वाला नहीं था। लड़के ने गाड़ी ज़बरदस्ती गाड़ी चला चला के बड़ी मुश्किल निकाल के आया। फिर हम गए वहाँ, कौन साल है। दिस इज द पोजीशन। भीख मंगे यहाँ तक हैं कि अब आपको ज़बरदस्ती पैसे दो, अकेला मिल जाएगा लूट लो, हैं, उसकी कार से नीचे से सामान निकाल लो। ये काम शुरू हो गया। अब बताइए कितनी चोरियाँ शुरू हो गई यहाँ से, कितने यहाँ से गोलियाँ चलना शुरू होगी। और उसके साथ आप कह रहे थे कि ये बीजेपी में गए फिर छोड़ दी, वो भी आपने देखा वो केस जो बना, एक महबूबा और दूसरे ये, और मैं बीच में दो पार्टनर के बीच में, है नहीं, दो पार्टनर के बीच में ये पिसा हमें। लेकिन मैं पिसता थोड़ी हूँ, इनको पता नहीं है ना। दोनों ने प्लान किया। गुलाम नबी भी पिसा था। वो एनसी वालों ने कहा था इस इतने बड़ी ये लंबी गर्दन इसकी नीची करो, लाल सिंह की टीट दुलाओ, इसको हराओ साथ खड़े होके। ये मुझे अंदर की बात सारी बाद में खबर लगी। इस आदमी को बर्बाद हुआ, क्यों वो भी बर्बाद हुआ, मैं बर्बाद हुआ, और स्टेट आज ख़त्म हो गई। स्टेट नहीं टूटनी थी भाई साहब, कभी नहीं टूटनी थी। अगर मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह को समय बनता तो जम्मू कश्मीर के हालात और होते। जहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं बनती। मैंने कितनी कुर्सियाँ लेनी होती हैं, याद साहब को तो काफ़ी सारी कुर्सियाँ चाहिए होती हैं, जनरल सेक्रेटरी भी चाहिए होता है, प्रेसिडेंट भी बनना होता है, फिर उसको मिनिस्टर भी बनना है, फिर किसी स्टेट का इंचार्ज भी बनना है, कई मौका लगे तो चीफ मिनिस्टर भी बनना है, राज्यसभा भी रहना है, फिर लोकसभा भी लानी है यार। फिर बाद में आके कहना वही मिनिस्टर जो मिनिस्टर सारी ज़िंदगी उस पार्टी का इस्तेमाल करते रहो, यहाँ के कायदा कांग्रेस तो कमज़ोर हो गई है। की किसने? हु डिड? मैं हैरान होता हूँ कि लोगों को हो क्या गया। और एक पार्टी में जब आए तो इस केस में हमने पूरी जो सीबीआई की डिमांड थी लोगों की कि वो लड़की का जो कातिल है, असली है, जो भी है वो सामने आना चाहिए। वो क्यों नहीं? सीबीआई तो जने खाने की होगी, रोज हो रही है एवरीवेयर। तो इस केस में क्यों नहीं? अभी भी करवाएं, आज भी कह रहा हूँ उसकी करें, ताकि उसी आसिफा का कातिल तो पकड़ो यार। आप तो ठेकेदार बनते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस बेटी का क्या किया? वो अगर उन लोगों ने कत्ल नहीं किया, एक तो छूट गया, बाकी भी छूट जाएंगे, तो उस बच्ची के कातिल का जिम्मेवार कौन है भैया? वो तो बताओ। अब तो उन्होंने कहा ये मेन अक्यूज है, यही नहीं शामिल है, तो फिर बाकी अक्यूज है ही नहीं।
तो इसलिए मेरा कहना था कि मैं जानता था कि इसका कातिल मिलना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ब्रेक करने की बात करी है, समझ उस दिन आएगी कि हु विल द रिस्पॉन्सिबल, कौन इसके पीछे था जिसे ये सारा कुछ करवाया। वो उस बात पे ना इनको समझ आई, इन्होंने सोचा पे लाल सिंह को पता नहीं क्या मिल जाएगा। लाल सिंह को जो मिलना वो मिल रहा है, जो मिलना है मिलेगा। आपको कुछ मिलने का नहीं है। हत्या हुई है, इस हत्या का पापी वो होता है जिसकी सरकार होती है, और मैं सरकार में था, मैं हत्या कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कॉन्ट नेवर। उस बच्ची का कातिल मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिखाया अभी तक है। तो ये बातें थी, उसकी बात की वजह से हम यहाँ, और फिर इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया कि हमने भेजा था चौधरी साहब को जी। किसी ने स्टैंड नहीं लिया। या वो बंदे भेज के किसी को स्टैंड नहीं लेंगे, उस बंदे उसके साथ क्यों ना मैं आपको कहूँ या भैया और जाके उस गेट पे वो चीज़ ले आ, तो मैंने कहा उठाने को, तो बाद में मैं कहूँगा ये तो चोर है। बिल्कुल। ऐसे थोड़ी चलेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा। और जो हालात अब इस शुक्र है कि हम इनसे हट गए, जो हालात इन्होंने बनाए तो हम भी जिम्मेवार होना था इस चीज़ के। जो हालात इस समय बन रहे हैं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा नहीं पाएगा। ठीक है, पावर में ना रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन ये है, ये इतना बड़ा पाप हमारी उठाने की क्षमता नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी लोगों के साथ जुल्म होते रहेंगे तो हम लोग बाहर बैठे रहेंगे। वी मस्ट फाइट। और मैं सबको कहूँगा सारे लोग इसकी लड़ाई में शामिल हों और अपनी स्टेट भी बनाएं और मुल्क के लिए खड़े हो जाएं कि जो हालात बन रहे हैं ऐसे नहीं हो जाए कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस देश का। चंद्र साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है अब? क्या इलेक्शंस होंगे? क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगी? क्या स्टेट जो है वो वापस मिलेगी? क्योंकि एक्स डिप्टी सीएम जो हैं कविंदर गुप्ता जी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जल्द इलेक्शन भी होंगे और स्टेट भी वापस दी जाएगी और इसी साल के अंदर दी जाएगी। देखो, इलेक्शन नहीं होंगे, 2 साल तक तो नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ, कहो इनको कि करवा दो से पहले, नहीं होंगे। डिलिमिटेशन जो कह रहे थे ड्रामा, इनका हुआ ही नहीं। राइट। फिर लद्दाख इनसे अलग चीज़ मांग रहा है, कश्मीर से संभला नहीं। कश्मीर ने में इन्होंने कहा था आउटसाइडर बसेंगे, वहाँ तो लोकल बसने का सवाल नहीं रहा। जो 100 साल से कृष्णा ढाबे वाले रह रहे थे, 100 साल से पैदा भी वो कश्मीरी थे, कश्मीरी बोलते थे आजकल, तो उन्होंने वो लोगों को वहाँ से हटा दिया। वो गोल्ड स्मिथ थे, उनको उस वहाँ से 50 साल से रह रहे, उनको हटा दिया। तो मुझे बताओ, जो जम्मू के लोगों नहीं बाहर रह सके, तो ये बाहर वाले रहेंगे क्या? इसलिए इन्होंने क्या कंट्रोल किया मिलिटेंसी का, उग्रवाद का क्या कंट्रोल हुआ इनसे? कहते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर, हुआ क्या यार? बताओ तो। ये लोगों को इस ज़िंदगी सरकारें प्रॉस्पेरस बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं। वाहिद सरकार है जो लोगों को जिल्लत की ज़िंदगी दे रही है, जलील ज़िंदगी दे रही है। बाहर लोग घूम नहीं सकते। कोरोना का लोगों को बता रहे हैं केस बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ धड़ाधड़ इलेक्शन हो रहे हैं, धड़ाधड़ इलेक्शन हो रहे हैं। रहने देनी थी ममता बनर्जी की सरकार अगर कोरोना था, क्यों उसको पीछे पड़े? फिर इतना फिक्र था तो केजरीवाल वाली बजाय स्टेट बनाने के, स्टेट अभी आपने बढ़ाई नहीं, उसकी वो पावरें भी छीन ली जो डेमोक्रेटिक पावरें थी। तो वो जो हड़तालें करेंगे, दिल्ली में जलसे जुलूस होंगे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो आपका कोरोना ही क्या है? ये हड़तालें रोकने के लिए या इलेक्शन रोकने के लिए, किसके लिए है ये? तो ये सारी चीज़ें सामने पड़ेंगी। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, हर बंदे को भाईचारा लिख के चलना पड़ेगा। किसी के खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई मज़हब धर्म के ऊपर आके नहीं आना है आपको। सबको यूनाइट होके इनके खिलाफ लड़ना है, जो बुराइयाँ हैं। अब लोगों की बिल्डिंगें तोड़ दोगे, सारा नुकसान कर दोगे, फिर वो आदमी बोल नहीं पाएगा। हद है यार। वेरी सॉरी फॉर अनफॉर्चुनेट। मेरी अपील है आपके जरिए, शहर उठाओ सबको, शहर अभी बाकी है। तो हुई शहर हुई
तो अब मैं कहना चाहता हूँ इसी शहर के ज़रिए आप मैसेज दीजिए जितना दे सकते हो, और लोगों को कहूँगा जो भी मेरे से जुड़ना चाहता है मेरी पार्टी के साथ जुड़ सकता है। यहाँ कोई भी आदमी किसी भी किस्म का, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, किसी मज़हब का, किसी धर्म का, मोस्ट वेलकम। जुड़ें, हमें भी ताकत दें और अपनी ताकत को भी मजबूत करें, और आने वाली वक्त आए तो उसको बदलें। 2 साल में सोचो कि हमें बदलाव लाना यहाँ, उसके लिए तैयारी करें। धन्यवाद। जय डोगर, जय डोगरा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे महाराजा चौधरी लाल सिंह जी, जो कि काफ़ी सारे सवालात इनसे पूछे गए, काफ़ी अच्छे से इन्होंने जवाब भी दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा इंटरव्यू जो है पसंद आएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।